नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका दी सोशियोलॉजिकल स्पेस में, जहां आज है हमारे साथ कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट इरविंग गॉफमैन, जो एक माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं। माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि वो समाजशास्त्री जो समाज की एक बड़ी संरचना का अध्ययन नहीं करता, बल्कि वो समाज की छोटी छोटी यानी सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन करता है, जैसे भाषा, व्यवहार, उसकी भूमिका, स्टेटस, क्लास, इन सब चीजों की अध्ययन करता है। इरविंग गॉफमैन, जो कि एक कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पूरी सोसाइटी एक ड्रामा है, सभी एक थीम के अकॉर्डिंग ही रोल प्ले करते हैं। एक पिता अपने बच्चों के प्रति एक पिता का रोल प्ले करता है, एक औरत अपने बच्चों के प्रति एक माँ का रोल प्ले करती है। वहीं अगर वो किसी स्कूल में पढ़ाती है, किसी संस्था में काम करती है, तो वो वहां के वर्कर के हिसाब से भी अपना रोल प्ले करती है। ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट है, मतलब प्रतीकात्मक क्रियावादी सिद्धांतवेत्ता। ये कहते हैं कि सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे उसको झूठ कहा जाए या सच। कोई कहीं दिखावा कर रहा है कुछ होने का, लेकिन वो पीछे कुछ है और है। ठीक है, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के पिता भी कहे जाते हैं। इन्होंने हर छोटी देखो सिंबल को क्या कहते हैं, सिंबल को कहते हैं प्रतीक। इन्होंने प्रतीकों पर अध्ययन किया। प्रतीक जैसे हमारा गुस्सा करना, हमारा खुश होना, हमारा किसी के लिए प्यार दिखाना, वो सारी चीजें क्या है, सिंबल। और इंटरैक्शन क्या है, क्रियावाद। ठीक है, प्रतीकात्मक क्रियावाद। ये क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स एंड हाउ सोशल लाइफ इज ए काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे एक इंसान अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस देता है, यानी क्रियाएं करता है अलग अलग लोगों से, अलग अलग काम के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से बात करता है। अब इनके की कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें जो इन्होंने कही हैं, जो इनकी बेसिक चीजें हैं, जो आपके यूजीसी नेट में काम आने वाली हैं। ये कहते हैं ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति दो तरीके से काम करता है, एक तो फ्रंट स्टेज और एक बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज क्या होता है, जैसे आप सभी ने कपिल शर्मा या बिग बॉस शो देखा होगा, तो उसमें एक तो वो चीज है जो आप देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो वो लोग कैमरा के आगे परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक चीज वो होती है जिसको हम कहते हैं बैक स्टेज। बैक स्टेज पर वो लोग वो काम कर रहे होते हैं जो वो कैमरा पर नहीं दिखाते। बिल्कुल हमारी आम जिंदगी की तरह हम भी क्या करते हैं, हमें अगर मानो हमें अपनी टी शर्ट के या शर्ट के अंदर हाथ डालकर खुजली करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जब चार लोगों में बैठे हैं, कहीं अच्छी जगह पर बैठे हैं, हम वहां पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्रंट स्टेज है। हम वहां पर वो क्रियाएं, वो एक्शंस कर रहे हैं जो उन लोगों को अच्छे लगे। ठीक है, लेकिन हमको अगर शर्ट के अंदर हाथ डाल के खुजली करनी है, हमको नाक में उंगली डालनी है, हमें कुछ भी करना है, तो हम वो चीज कहां करेंगे, हम बैक स्टेज पर करेंगे। ठीक है, हम यहां से हटकर करेंगे, जिससे वो लोग हमारे बारे में कोई धारणा अलग सी ना बनाए, वो हमको गंदा ना समझे। तो ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हर इंसान का एक फ्रंट स्टेज होता है, एक बैक स्टेज होता है। इसको ये अपनी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में लिखते हैं कि हर व्यक्ति कैसे हर दिन खुद को लोगों के सामने प्रदर्शित करता है। ये बुक इन्होंने 1956 में पब्लिश की। फिर आते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। इंप्रेशन मैनेजमेंट में वो क्या कहते हैं, वी मैनेज हाउ अदर परसीव। ठीक है, हाउ अदर परसीव अस थ्रू अवर सोशल इंटरेक्शन। दूसरे लोग हमारी हरकतों से हमें कैसे जज करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं किसी स्कूल में जाता हूं, मानो जब आप लोग बच्चे थे, आप किसी स्कूल में जाते थे, आप कैसे डरे सहमे से रहते थे। फिर उसी स्कूल में आपने 9-10 साल पढ़ाई की, फिर आपके पीछे जो वो बच्चे आए, उन लोगों ने क्या कहा, भाई उनके पास जाओ, श्याम भाई के पास जाओ, राजू भाई के पास जाओ, वही इस स्कूल का कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, तुम्हारे रुके हुए काम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या चीज है और क्या चीजें हैं देखते हैं। एक बच्चा जो पूरी जिंदगी स्कूल में चंपू सा बना रहा, बालों में तेल लगा के उसकी मम्मी साइड में कंघा कर देती थी, बस वही उसकी एक इमेज चलती रही। और जो स्कूल के गुंडे बच्चे थे वो क्या करते थे, वो उसको दबाते थे, उस पर डोमिनेट करते थे, उस पर हावी होते थे। वो क्यों हुआ, ठीक है, वो बच्चा उनसे डरने लगा, क्योंकि उनकी फ्रंट इमेज क्या बनी हुई थी, उनको समाज कैसे देख रहा था, खतरनाक बच्चों की तरह। और ये बच्चे को ये बड़े लोग क्यों दबा रहे थे, क्योंकि इसकी एक इमेज ही ऐसी बनी हुई थी। ये एक बहुत सीधा सा बच्चा बना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रंट स्टेज पे जो हम लोग खुद को प्रदर्शित करते हैं, वो कैसे हमारी सोशल लाइफ को एक फ्रेम देता है। जैसे आप सबने अभी रवि गुप्ता को देखा होगा। रवि गुप्ता दो तरीके के कंटेंट पर काम करते हैं। एक तो वो स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस में वो कोई भी उनको जोक क्रैक करना होता है तो वो सीरियस होकर बोल देते हैं, और उनका सीरियस वे में भी वो जोक बहुत अच्छा
थ्रो होता है, वहीं वो काम करते हैं, उनकी इंस्टा पर रील्स भी हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, वो चलते रहते हैं, अपनी जिंदगी दिखाते रहते हैं और उसमें कुछ हंसी के फुव्वारे डालते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जिंदगी में कोई और परेशानी नहीं होगी या इनको किसी चीज की EMI नहीं देनी होगी, ठीक है। लेकिन वो जो इनका परेशानी वाला हिस्सा है वो क्या है, वो एक बैक स्टेज है। और फ्रंट स्टेज पे ये क्या करते हैं, ये लोगों को हंसाते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में बात करा। लोग हमें जज कैसे करते हैं, लोग हमें जज करते हैं हमारे कपड़ों से, हमारे बोलचाल से, हमारे बालों से, हमारे जूतों से, हमारी अपीयरेंस से लोग हमको जज करते हैं। और ये शाश्वत सत्य है, ये बहुत ज्यादा ट्रुथ है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये बात सच है, जो सच है ये समाज द्वारा पहले से ही निर्मित है। अगर आप जीवन के कुछ साल, आपकी एक ऐसी इमेज बन गई है कि आप दोस्तों में, घर पे, हर जगह सच ही बोलते हैं। आपने कहीं से कुछ सुना, आपने उस चीज को अपने अंदर रोका नहीं, आपने सामने वाले को जाके बता दिया और अपनी इमेज बनाई कि मैं तो सच ही बोलता हूं। तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे समाज में एक कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। उसने समाज में एक मजबूती पकड़ ली है, जिससे आपकी एक इमेज क्या बन गई है, एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की। फिर ये कहते हैं स्टिग्मा। अच्छा, हम स्टिग्मा पर आते हैं, तो स्टिग्मा को समझने से पहले इसके हिंदी नाम को समझते हैं। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं कलंक, दाग, धब्बा। इंडियन मूवीज में, बॉलीवुड में आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि तुम्हारे चरित्र पर दाग है, तुम्हारे कपड़ों पर धब्बा लगा है, तुम्हारे चरित्र पर धब्बा लग गया है। हाँ, जैसे सफेद शर्ट पे कोई हल्दी का, कोई खाने का दाग लग जाता है, वो आसानी से नहीं छूटता या कभी नहीं छूटता, ठीक है। इसी तरह से स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा भी कभी नहीं जाता। आप उसको छुपा सकते हैं, आप उस सफेद शर्ट के ऊपर आप एक स्वेटर पहनकर उसको छुपा सकते हैं, लेकिन आप उस धब्बे को कभी नहीं मिटा सकते। या तो आपको खत्म होना पड़ेगा, तो आपके साथ साथ वो कलंक भी खत्म होगा। लेकिन इसकी भी पूरी गारंटी नहीं है, हो सकता है कि वो कलंक आपके अनुवांशिकता में चलता रहे, वो आपके बच्चों को मिले, आपके बच्चों से आपके पोता पोती को मिले, ठीक है। टाइप ऑफ स्टिग्मा को देख लेते हैं। फिजिकल डिफॉर्मिटीज टाइप ऑफ स्टिग्मा में होता है, इसको हिंदी में बहुत आसानी से समझ लेते हैं, हमको बहुत कड़ी भाषा में जाने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ स्टिग्मा में पहला स्टिग्मा या पहला कलंक आता है शारीरिक कलंक। शारीरिक कलंक क्या होता है? शारीरिक कलंक में, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक आदिवासी जनजाति है, इनका एक रिचुअल है, इनकी एक प्रथा है कि जैसे ही बच्चे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, जैसे ही वो एडल्टहुड में जाते हैं, उनके चेहरे को ऐसे करा जाता है। उनके चेहरे पर अलग अलग पत्थरों से, अलग अलग धारदार चीजों से, शार्प चीजों से इनके चेहरे पर निशान बनाए जाते हैं। या हल्का हल्का वो क्या करते हैं, वो लोहे को जलाते हैं और इनके चेहरे पर ऐसे टैटू या डिजाइन बनाते हैं। और वो ऐसा करते क्यों हैं? वो कहते हैं कि अगर चेहरे पर या शरीर पर कोई ऐसा दाग होगा तो ऊपरी हवाएं या कोई भी ऐसी चीजें हमको हावी नहीं करेंगी या इन लोगों को हावी नहीं करेंगी। ये एक आदिवासी जनजाति है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ये आज हमारी दुनिया में आ जाएं, ये आज हमारे समाज में रहने लगे, तो क्या हम लोग क्या हम इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इसको एक कलंक के रूप में समझेंगे। अब मान लीजिए ये लोग आकर हमारी बस्ती में रहते हैं, हमने इन लोगों को एक्सेप्ट करा, लेकिन आने वाले समाज में जो इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों को इनसे ये चीजें नहीं मिली, इनको ये निशान नहीं मिले, लेकिन फिर भी आने वाले समय में भी इनके बच्चे इस बात को सुनते रहेंगे कि तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर निशान थे, पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करते थे। तो वो क्या चीज थी? वो चीज है शारीरिक कलंक, जो आगे चलता जा रहा है एक धारा की तरह। फिर देखते हैं ब्लेमिशेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ब्लेमिशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक लत होती है। जैसे आपने देखा होगा आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपके सोसाइटी में, आपके यार दोस्तों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जो बहुत ज़्यादा नशे करता है, जो अलग अलग तरीके की गोलियां या दवाइयाँ खाता है, अलग अलग तरीके की सिगरेट पीता है। तो वो क्या है? वो उसके कैरेक्टर पर, उसके चरित्र पर एक धब्बा है, ठीक है। हमने पहला पढ़ा शारीरिक कलंक, फिर हमने पढ़ा चारित्रिक कलंक यानी चरित्र पर लगने वाला कलंक। वो हटाया जा सकता है, वो फिजिकल स्टिग्मा की तरह नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिर देखते हैं ट्राइबल स्टिग्मा। अच्छा, इस चीज को हम ट्राइबल स्टिग्मा भी समझ सकते हैं। ट्राइबल स्टिग्मा क्या होता है?
जैसे अफ्रीका की कुछ जनजातियां हैं, उन जनजातियों की ये प्रथा है कि जब लड़की की शादी होगी उसको अपने होठ में कुछ लोहे की चीज पहननी पड़ती है जिससे उनके होठ लटक जाते हैं। ऐसे ही मर्दों में भी है, जब वहां के किसी मर्द की शादी होने लगती है तो उसके पूरे शरीर को, जैसे आपके घर में सिलबटना है, उसमें छोटे छोटे धारियां बनी हुई होती हैं छेनी से काट काट कर, वैसे ही जब उन मर्दों की शादी होने लगती है तो उनके पूरे शरीर को किसी लोहे के औजार से ऐसे छेनी की तरह काट काट कर उस पर डिजाइन गोदे जाते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? ट्राइबल स्टिग्मा। अच्छा, ट्राइबल स्टिग्मा को हम और किसी तरीके से समझते हैं, जैसे भारत में बहुत सारी जातियां और जनजातियां हैं, ठीक है, उसको हम क्या समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कहा जाता है कि शूद्र वर्ण निम्न वर्ग होता है, जो कि गलत धारणा है, लेकिन अब उनके साथ पिछले 100, 150, 200, 500 सालों से शूद्र शब्द चिपका हुआ चला आ रहा है। तो वो चीज उनको आज भी अफेक्ट करती है। किस तरह से करती है? जैसे कोई निम्न वर्ग का बच्चा एक अपार्टमेंट में रहने लगा जहां पर जनरल या बड़ी क्लास के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्लास के, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वहां पर वो बच्चा खुद को ही फील करेगा कि वो निम्न वर्ग से है, जिसको ट्राइबल स्टिग्मा कहा जाता है। बेशक वो वहां पर अपनी आइडेंटिटी चाहे तो चेंज करके रह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, चाहे वो लोग उससे इतना घुल मिल जाएं कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसी भी जाति से आता है, हमको क्या, तू पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा अमीर है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, इसके अलावा हमको क्या। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में एक ट्राइबल स्टिग्मा यानी एक जातिगत कलंक उसके अंदर होगा, वो होना नेचुरल है। स्टिग्मा को एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने देखा है कोई जैसे माने आप लोग एक सड़क पर चल रहे हैं और वहां पर एक आदमी बैठा है व्हील चेयर पर, ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉर्मल लोगों से अलग है, वो सामान्य से विशेष है, वो दिव्यांग है। तो आप लोग क्या करोगे? आप उसको सड़क पार करवाओगे। अगर वो अकेला बैठा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप जाओगे पीछे से उसकी व्हीलचेयर पकड़ोगे, आप उसको सड़क पार करवाओगे, ठीक है। गॉफमैन क्या कहते हैं? आप उसको सड़क पार कराने के साथ साथ उसके व्हीलचेयर होने के कोई, जैसे कोई अंधा व्यक्ति जीने से उतर रहा है या उसको जीना चढ़ना है, तो आप उसके पास जाएंगे, आप उसको कहेंगे हाँ इधर आइए, इधर आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। तो वो चीज क्या होगी? वो क्या उसके मन में ये नहीं होगा कि भाई मैं अंधा हूं लेकिन मेरे कान तो ठीक है, मुझसे तेज से बात करना जैसे नॉर्मल लोगों से करता है। वो चीज क्या होगी? वो स्टिग्मा जहर की तरह सारी तरफ फैलता है। अगर आप लंगड़े हैं, अगर आप अंधे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे समाज का आपसे बातचीत करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। आप उससे या आप इस बात को खुद ही समझ सकते हैं कि आप किसी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को देखते हैं तो आप उससे किस तरह से बात करते हैं। आप उसके पास जाते तो ऐसे हैं जैसे आप उसके अंधे होने का हैं और उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी भाषा ही बदल जाती है, आपकी टोन ही बदल जाती है, आप उससे प्यार से बात करने लगते हैं, चाहे वो कितनी भी तेज आवाज में सुन सकता हो। ऐसे ही एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई जरा यार नीचे तक चल रहे हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, अब थोड़ा सा चलने का मन कर रहा है, कुछ खा के आते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, वो बोला कि हाँ हाँ चल रहा हूं, अंधा थोड़ी हूं, मुझे आवाज आती है। आप लोग इस बात को खुद समझ सकते हैं। फिर आते हैं टोटल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। इसमें इन्होंने इंस्टीट्यूशन को क्या कहा है? इन्होंने इंस्टीट्यूशन को पहले तो इन्होंने अलग अलग कर दिया है। अब अलग अलग की अवधारणा को दुर्खाइम ने भी दिया है। इमाइल दुर्खाइम ने, आपको याद होगा हमने अपने PYQs में इमाइल दुर्खाइम का एक डेवियंस वाला क्वेश्चन करा था। डेवियंस मतलब अलग अलग कर देना, जैसे पूरा समाज न किसी वजह से खुद को अलग समझने लगता है। यह बात उन्होंने अपनी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में बताई। उसी बात को फॉलो करते हुए इरविंग गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया। हम यहां पर टोटल इंस्टीट्यूशंस को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे जैसे आप क्या दिख पा रहा है? हाँ, इधर से देखते हैं। जैसे जैसे आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति बैठा है। मान लीजिए ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन है और ये है आपके ऊपर रिश्तेदार, आपका परिवार या आपके समाज का एक साया जो आपको दबा रहा है कि जो तू है
वो तो नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो तो है, वो आपको डोमिनेट कर रहा है, आपके ऊपर हावी हो रहा है। फिर देखते हैं, अच्छा इसमें लड़की की तस्वीर लगाने का मतलब ये है कि देखिए किस तरह से एक पूरा समाज, इसको रिश्तेदार भी कह सकते हैं, इसको अलग अलग लोग भी कह सकते हैं, वो एक लड़की पे अलग अलग चीजों पे फोकस कर रहा है। एक कहता है तो यहां पढ़ेगी, ओके, एक कहता है तो यहां पढ़ेगी, एक कहता है नहीं पढ़ेगी, एक कहता है पढ़ाई में क्या रखा है, एक कहता है सब कुछ छोड़कर तू शादी कर ले, एक कहता है अकेले हम कहीं नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, संस्थाएं अलग अलग चीजें जो अलग अलग तरीके से समाज में काम कर रही हैं। क्योंकि ये माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए इन्होंने बहुत बारीकी से समाज का अध्ययन किया है। जैसे कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खाइम ने समाज को एक बड़े रूप में स्टडी किया है, उस तरह से इन्होंने समाज को छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड करा है। फिर आता है प्रिजन। प्रिजन भी एक इंस्टीट्यूशन है। किस तरह से? प्रिजन मतलब कैदी या कैद खाना। ठीक है, अब इसको हम स्टिग्मा से जोड़ते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति जेल में गया, जैसे आपने एक रील देखी होगी बल्लू बदमाश या बिल्लू सांडा करके कुछ है वो, तो वो कहता है रात के 12 बजे बल्लू जेल से फरार। ठीक है, तो वो उसको किस तरफ ले जाती है? अब बल्लू बदमाश कब तक जिंदा रहेगा ये किसे पता है, लेकिन बल्लू बदमाश का नाम उसके पूरे परिवार के साथ चिपका हुआ है। कहीं भी कोई भी जाएगा तो वो अगर जरा सा नाम भी लेता है कि मैं उसका भतीजा हूं, उसका पोता हूं, उसका बेटा हूं, या वो मेरी बुआ का, मेरी चाची का, मेरी ताई का, मेरी मौसी का लड़का है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा उस इंसान के साथ भी जुड़ जाएगा जो बल्लू का अपने साथ मिलाकर परिचय देगा। फिर आता है मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल भी एक स्टिग्मा ही है। यहां पर इरविंग गॉफमैन ने कहा कि पागल खाने में जब सभी पागलों से पूछा गया, उनको किसी भी तरह से उनसे इंटरेक्ट करा गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, तो वो सभी ये कह देते मैं पागल नहीं हूं। नहीं, इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है, क्यों बंद कर रहा है, लेकिन मैं तो पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये लोग पागल हैं। ठीक है, अब उस चीज को समझते हैं। जैसे दुर्खाइम ने कहा कि पूरा समाज मिलकर एक व्यक्ति को बनाता है, एक व्यक्ति मिलकर पूरे समाज को नहीं बनाता है। तो ये जो पूरा समाज है ये कह रहा है कि ये व्यक्ति पागल है, लेकिन वो उसको पागल कह क्यों रहा है, इस बात को समझते हैं। वो जो भी हरकतें कर रहा है वो समाज के द्वारा, वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उस चीज को स्वीकार नहीं करते, वो नाली में लौटता है। जैसे आपने एक देखा होगा, अभी बहुत मशहूर हुआ था, वो क्या नाम है उसका, सुपरस्टार पुनीत या पुनीत सुपरस्टार करके एक व्यक्ति है। ठीक है, वो नालियों में घूमता है, असल में वो व्यक्ति पागल खाने जाने लायक ही है। वो नालियों में लौटता है, कीचड़ में लौटता है, नाली का पानी पीता है। ठीक है, तो वो चीज क्या है, मुझे बोलते हुए भी इतना खिन्न फील हो रही है, इतना बुरा लग रहा है बोलते हुए भी। ठीक है, तो वो चीज क्या है, उसको समाज क्या कह रहा है, पागल, लेकिन उसके पास क्या है, सोशल मीडिया। चलिए इस बात को अलग रखते हैं। तो पागल क्या कहता है, पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, ये लोग पागल है। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति पागल है, उसको पागल कहने के पीछे रीजन यही है कि वो जो भी काम कर रहा है वो सोसाइटी स्वीकार नहीं कर रही है। आप किसी को नाली का पानी पीते हुए स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। आप किसी को नाली में लौटते हुए स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करोगे जो रात को 12 बजे नंगा हो जाता है और घर की छत पे चढ़कर भेड़ी की तरह करने लगता है? करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए उस व्यक्ति को पागल करार दिया जाता है। फिर आते हैं कस्टम। ओके, अब इस चीज को समझते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट चीज है मेरी इस पूरी स्लाइड में। अच्छा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं भी रहा हूं। अब ये कॉस्ट्यूम क्या है, यानी स्टिग्मेटाइजेशन। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिश्तेदार, या आप इसको परिवार भी समझ सकते हैं, आप इसको दोस्त समझ सकते हैं, ये स्टिग्मेटाइजेशन कर रहे हैं इस बच्चे का, यानी कहीं ना कहीं आपका, कहीं ना कहीं मेरा, या कहीं ना कहीं समाज में मौजूद हर बच्चे का। वो इसको इससे कहता है तू बहुत स्टूपिड है, तुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली। लेकिन ये बच्चा तारे जमीन पर वाला ईशान है, जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, जो टैंकों को A4 साइज पेपर पे बनाता है और पीछे उसका दूसरा पार्ट बनाता है। ठीक है, ये वो बच्चा है जो पियानो बहुत अच्छा बजाता है लेकिन इसकी राइटिंग बहुत बुरी है। ये वो बच्चा है जो डांस बहुत अच्छा करता है लेकिन इसको शब्द समझने में गड़बड़ होती है। तो इसको कलंकित कर कौन रहा है? इसको कलंकित पूरा समाज कर रहा है। यहां देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस वेयर इंडिविजुअल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम
सोसाइटी, ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, ये पूरी रटने लायक लाइन है, मैं सच में कह रहा हूं रटने लायक लाइन है। इंडिविजुअल्स आर आइसोलेटेड, ठीक है, हर व्यक्ति समाज के द्वारा ग्रैब यानी गठित कर लिया गया है। जो समाज उसको बनाने लगता है वो व्यक्ति वही बन जाता है। जैसे किसी बच्चे ने घर में से 10 रुपए उठा लिए, तो उसको उसके बारे में पता चला, लोग ढूंढने लगे कि यहां पर पैसे रखे थे, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए रखे थे, ये कहां गए? इस बच्चे ने उठा लिए, किसी तरह से पता चला, तो वो सब लोग उसको क्या कहने लगे? चोर। वो बच्चा आने वाले 12 से 20 से 22 सालों में क्या बना? चोर बना, क्योंकि वो पूरे समाज ने उसको चोर ही करार दिया। अगर उसकी जगह उसको समझाया जाता कि बेटा बिना पूछे पैसे या कोई चीज नहीं उठाते, तो शायद उसका भविष्य कुछ और भी हो सकता था। तो वो यहां से, ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हैं, वो यहां से यहां पहुंचता है, अगर वो यहां भी नहीं पहुंच पाया तो वो यहां पहुंचता है। लड़कियों के लिए ये कंडीशन सबसे ज्यादा अजीब है। लड़कियों के लिए आप ये समझ सकते हैं, अगर आप लड़की होकर ये वीडियो देख रही हैं तो आप इस चीज को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। लड़के लड़कियां दोनों इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सबके परिवार में एक ना एक इंस्टीट्यूशन जरूर मौजूद होता है। फिर देखते हैं गॉफमैन समाजशास्त्र के लिए जरूरी क्यों है। जैसा कि अभी हमने बात करी, समाजशास्त्र में 2 तरीके के विचारक हैं। एक तो है वृहत सिद्धांतवेत्ता यानी मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट, और दूसरे हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट, जैसे जीएच मिड, इरविंग गॉफमैन, हेरोल्ड गारफिंकल, या फिर आप कह सकते हैं ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की। ये सब क्या है? माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट। ये सूक्ष्म रूप से समाज का अध्ययन करते हैं, बहुत बारीकी से। ये कार्ल मार्क्स की तरह ऊपर से समाज को नहीं देखते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी मजदूरों का पैसा खा रही है। ये दुर्खिम की तरह समाज को नहीं देखते, समाज में श्रम का विभाजन हो रहा है, या लोग क्यों आत्महत्याएं करके फांसी पे टंग रहे हैं, या कुछ भी तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आत्महत्या करने वालों के बीच में घुसते हैं, वो देखते हैं, पता करते हैं कि आत्महत्या हो क्यों रही है। ये एक ऐसी चीज है, जैसे आपने एक कमरे को देखा, ठीक है, आपने एक कमरे को देखा, आपको एक अंदाजा मिल गया कि इसके अंदर 20 लोग हैं और ये लाल रंग का है बाहर से। ये तो हुई मैक्रो सोशियोलॉजी, ठीक है। और वहीं आप गेट खोलकर कमरे के अंदर गए और आपने लोग गिने, वहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और आपने पहले एक का नाम पूछा, एक का नाम पूछते पूछते आप 6 के नाम पर आए, फिर आपने एक से पूछा वो कहां से है, फिर आप 6 तक आए। इसी तरह से आपने हर व्यक्ति के बारे में एक बाकायदा बायोडेटा लिया, उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी भी आपने इकट्ठी करी। बचपन में उसकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, या आज तक बनी भी है या नहीं, तो वो चीज क्या है? वो चीज माइक्रो सोशियोलॉजी कहलाती है, यानी बहुत छोटे स्तर पर। हमने बात करी मैक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो सोशियोलॉजी पे। अब इसमें एक चीज और है, बीच में आता है आपका मिड सोशियोलॉजी, जो क्या करते हैं, जो मैक्रो सोशियोलॉजी को माइक्रो सोशियोलॉजी तक मिलाते हैं, उसको हम मिडिस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, यानी मध्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये गॉफमैन जरूरी क्यों है सोशियोलॉजी के लिए। ही ब्रिंग्स ए माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव स्टडिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। गॉफमैन अपनी रचना इंप्रेशन मैनेजमेंट में बताते हैं कि कैसे हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने इंप्रेशन को मैनेज करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि मैं जर्मनी में हूं और वहां पर नाजी सेना घूम रही है, जो चश्मा पहने हुए लोगों को, खास तौर से लाल रंग का चश्मा पहने हुए लोगों को गोली मार देती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जल्दी से डर जाऊंगा और मैं चश्मा उतार के अपना रख दूंगा कि अब मैंने लाल रंग का चश्मा नहीं पहना है, और लाल रंग का चश्मा पहने हुए लोगों को तो ये गोली मार रहे हैं, स्नाइपर बैठे हैं। अब वहीं दूसरी जगह मैं अमेरिका चला जाता हूं। अमेरिका में आतंकवादी घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक एजेंट भेजा है जो लाल रंग का चश्मा पहनता है, जिससे किसी को कुछ नहीं कहना है, जो बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। तो मैं वहां पर यह चश्मा लगाकर घूमूंगा। इस चीज को कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आपको एक लड़की पसंद है, आप उससे किस तरह से बात करेंगे? आप समझ सकते हैं इस बात को। आप उससे बात करेंगे बहुत ज्यादा प्यार से, आप उसके लिए कुर्सी खींच कर लाएंगे, आप कहेंगे मैम बैठ जाइए प्लीज, आप उसके लिए कुर्सी पीछे करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लड़की है जो आपको कतई पसंद नहीं है, आपकी उससे कभी भी नहीं बनेगी, कतई निरा गोबर। क्या आप उससे खाने के लिए पूछेंगे?
क्या आप उससे कहेंगे कि प्लीज यहां बैठ जाइए या प्लीज क्या हम कॉफी पर चलें? आप उससे नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, आप उससे कड़ी भाषा में बात करेंगे। उसे ही कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। आपको किसी से पैसे उधार लेने हैं, ठीक है, तो आप उससे कहेंगे बहुत परेशान हूं यार, ये है वो है, काम नहीं चला, मेले में झूले लगे थे, बारिश हो गई, क्या करूं यार, पैसे बिल्कुल है नहीं, क्या तेरे पास 10,000 रुपए हैं यार, मैं तुझे शाम तक दे दूंगा, जो कि शाम कभी नहीं आती, ठीक है। उसी जगह पर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जब आपको किसी से पैसे मांगने होते हैं तो आप उस पर बिल्कुल तन के बोलते हैं, कब तक देगा, कब चुकाएगा, हाँ। उस चीज को कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अपने इंप्रेशन को मैनेज करते रहते हैं। फिर ये क्या कहते हैं, हिज वर्क हेल्प्स अंडरस्टैंड सोशल रूल्स। आइडेंटिटी, रोल मतलब भूमिका है, आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान, डेविएंस मतलब वो अलगाव जिसके बारे में हमने अभी बात की, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं, कैद खाना, पागल खाना, जेल खाना, स्कूल, घर, ये सब क्या है, एक तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन। यहां हम देख सकते हैं। अब इसको अगर हम रोल समझें तो मान लीजिए एक पिता है जो अपने बच्चे के लिए पैसा कमाता है, कैसे, कहीं पर झाड़ू पोछा करके। अब इसे देखें तो मान लीजिए एक पिता एक भूमिका निभा रहा है, किसकी, एक पिता होने की भूमिका निभा रहा है। वो इस जगह पर काम कर रहा है, तो वो इस संस्था में, इस दुकान में या इस शोरूम में एक कर्मचारी की भूमिका निभा रहा है। वहीं इसके बच्चे हैं, ये स्कूल में अपने पिता की स्थिति बेहतर करने के लिए एक अच्छे विद्यार्थी का रोल निभा रहा है। उसकी माता उसको स्कूल पहुंचाने से लेकर उसके लिए खाना बनाने तक का रोल निभा रही है, ठीक है। वहीं एक बच्चा खेल भी खेल रहा है कि वो स्पोर्ट्स में आगे जा सके और अपनी फैमिली को बेहतर कर सके। अब इस चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, इसको समझते हैं आइडेंटिटी। अब इस व्यक्ति की एक पहचान क्या है, अपने शोरूम में इस व्यक्ति की पहचान है एक स्वीपर की, एक काम करने वाले की। यहां पर इन बच्चों की एक आइडेंटिटी क्या है, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की। यहां पर इनकी भूमिका क्या है, एक मां जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है। यहां पर इसकी भूमिका क्या है, ये एक खिलाड़ी की भूमिका है जिसको अपनी टीम को फतेह करवानी है। और फतेह से याद आया कि हमारा बहुत जल्दी यूजीसी नेट सेट के लिए और सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी के लिए फतेह बैच लॉन्च होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एक स्कूल की आप प्रिंसिपल मान सकते हैं जिनका स्कूल को रन करने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए अच्छी तरह से अपनी भूमिका को इन्हें देना है, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, strong relevance in areas like social psychology, ethnomethodology and media studies. ओके, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी यानी नृजाति विज्ञान और मीडिया स्टडीज, इन्होंने हर चीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मीडिया स्टडीज की बात करें तो इन्होंने कैमरा के बारे में या फेस टू फेस इंटरेक्शन होने के बारे में बहुत गंभीर चर्चा की है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेम एनालिसिस को समझने के लिए आप अपने घर में मौजूद किसी भी तस्वीर की तरफ देखिए जो दीवार पर लगी हो, ठीक है। आपने देखा उसके 4 कोने हैं, वो 4 तरीके से एक फ्रेम बना हुआ है। आपने उसमें देखा आपकी एक फोटो लगी हुई है जिसमें आप हरिद्वार में पापा के कंधे पर बैठकर नहा रहे हैं गंगा जी में। तो आप उस चीज को जैसे ही देखते हैं आपके मन में वो पिक्चर क्लिक हो जाती है, आपकी दिमाग में उसकी एक रील, एक वीडियो चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आप एक फ्रेम देख रहे हैं, उस फ्रेम में लगा हुआ है कि आपको कॉलेज की डिग्री मिल रही है। तो आपने जैसे ही उस डिग्री की, उस फोटो की तरफ देखा, आपको सारी चीजें एकदम क्लिक होने लगी। तो इसे कहते हैं सोशल फ्रेम एनालिसिस। आप एक जगह जहां पर अभी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, आप मानिए आप म्यांमार गए, आप म्यांमार पहुंचे, आपने म्यांमार में देखा कि किस तरीके से वहां लाखों लोग लाशों की तरह बिछे हुए हैं, बिल्डिंगों के नीचे, गाड़ियों के नीचे दबे कुचले लोग, कुछ के रोते हुए बच्चे, खाने के लिए तड़प रहे हैं, खाने के लिए पल पल मरते हुए जानवर आप वहां पर देख रहे हैं। तो आपके मन में क्या हुआ, वो एक फ्रेम डेवलप हुआ। उस फ्रेम अंदर ही आप उस पूरी घटना को देखेंगे, आप समझेंगे कि फ्रेम आपने क्यों बनाया था और आपके मन में ये फ्रेम कैसे बना था। ये कहते हैं एनएससी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की आपने अभी हमने बात करी, आपकी दीवार पे एक फ्रेम लगा हुआ है जिसमें आपकी एक फोटो है पापा के कंधे पर बैठकर गंगा जी में नहाते हुए, जिसमें आपने बनियान भी नहीं पहनी,
चड्डी पहनी है, पापा ने आपके तौलिया लपेट रखा है लाल रंग का, तो आपके मन में वो एक पूरी फ्रेम बनी, ठीक है। आपने, आपके दिमाग ने खुद ही उस पूरे फ्रेम को ऑर्गेनाइज करा कि उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, सामने खड़ा व्यक्ति या फोटो खींचने वाला आपसे क्या बोल रहा था, मम्मी आपके सामने बैग लेके खड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा हंस रही थी आपको खुश देखकर। यही हम एक डिजास्टर वाले फ्रेम को ले लेते हैं, तो ये डिजास्टर वाला फ्रेम क्या कहता है, ये कहता है कि किस तरह से यहां पर घटना हुई। अगर ये घटना के आप चश्मदीद गवाह हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ। आपने ऐसे सोचिए कि जैसे अभी मैं यहां पर हूं, आपने मेरा एक स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आप उस स्क्रीनशॉट को जब भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपके दिमाग में वो लाइन, वो लिरिक्स चलती रहेगी कि मैंने इस टाइम पर क्या बोला था और वो स्क्रीनशॉट लेने के पीछे वजह क्या थी। अब यही ले लेते हैं, जैसे एक ये प्रेमी जोड़ा है, एक कपल है, ये खुश बैठा है, ठीक है। आप लोग जब भी डेट पर जाते हैं, जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, अपने परिवार में खुश होते हैं, आपके मन में एक तस्वीर क्लिक हो जाती है। सबसे अच्छा, आप उस एक चीज को, उस एक मोमेंट को सोचिए जब आप लोग परिवार के साथ बैठे थे और बहुत हंस रहे थे, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी खेल रहे थे, वो तस्वीर याद कीजिए। आपके मन में एक तस्वीर पैदा हुई, उस पूरे फ्रेम में उसके आगे और पीछे की सारी बातें जुड़ गई, आपका मन भावुक भी होने लगा। अब सोचिए, जब वो कौन सा वक्त था जब आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बैठे थे, आप उन लोगों के साथ बैठे थे जो, जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको याद आया कैसे आपने उसका हाथ पकड़ा था, कैसे उसने आपके कंधे पर हाथ रखा था, कैसे आपने अपने हाथ से उसके बाल कान के पीछे करे थे। वो एक तस्वीर आपके मन में बनती है। वो चीज़ क्या है? वही चीज़ है फ्रेम एनालिसिस। आप उसी चीज़ को, एक फ्रेम में मौजूद उस एक ढांचे को आपका पूरा मन, आपका पूरा दिमाग जानता है। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ भी हो सकती है, और हो सकती क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ भी है। एक तस्वीर, एक ढांचा आपको जो बता सकता है, वो पूरी कहानी आपको शायद ना समझा पाए। जैसे आप वही फिर से उस चीज को ले लेते हैं जो आप उस हरिद्वार वाली फोटो से समझ चुके हैं। ओके, जस्ट लाइक ए फोटो फ्रेम फोकसेस ऑन योर, जस्ट लाइक ए फोटो फ्रेम फोकसेस योर अटेंशन ऑन व्हाट्स इनसाइड द पिक्चर। ठीक है, आप इस एक पिक्चर से समझ सके कि आप, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ओहो, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप इस एक पिक्चर से समझ सके आपने कहां कहां पे क्लिक करा होगा। मानो आप अपनी बंदी के साथ नैनीताल गए, आप एक पत्थर पे बैठे हैं सुसाइड पॉइंट पर। अब आप अपनी बंदी के साथ सुसाइड पॉइंट पर क्यों बैठे हैं, ये आप लोग सोचिए। ये एक डिजास्टर है। मानो आप पश्चिम बंगाल गए, आप बिहार गए, वहां पर आपने फ्लड देखा, आपने वहां पर तड़पते हुए लोग देखे, आपने वहां पर मजबूर बेसहारा लोग देखे, आपने वहां पर गाय भैंसों को, कुत्तों को आपने बाढ़ में बहता हुआ देखा। तो वो चीज़ें क्या थी? वही एक चीज़ है फ्रेम एनालिसिस। आपका दिमाग एक पिक्चर को पकड़ता है और उससे संबंधित पीछे और आगे की सारी पिक्चरें देखने लगता है। आप जब भी कुर्सी पर बैठे हैं और आप ऐसे बैठते हैं या आप ऐसे बैठते हैं, आपका दिमाग उस टाइम आपको एक बार में कितने सारे फ्रेम, कितने सारी पिक्चरें दिखाने लगता है, कितने सारे ढांचा दिखाने लगता है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म हो गया है और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप अभी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को आप अब से 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस तस्वीर में क्या क्या सुना है। मेरा नाम है अंकित, फिर मिलता हूं आपसे द सोशियोलॉजिकल स्पेस में। धन्यवाद।